हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं विनीत कुमार आज से जुड़ रहा हूँ आपकी यूट्यूब फैमिली से। जैसा कि पिछली वीडियो में निखिल सर ने आपको बताया ही था कि अब से हम क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट्स के सभी टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम से पहले तक क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। उसी की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए आज हम लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान की पुस्तक समकालीन भारत भाग द्वितीय, जिसके प्रथम चैप्टर को आज हम पढ़ने जा रहे हैं। उसी के कुछ टॉपिक्स को आज हम क्लियर करेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया कि हम क्लास 10th के सभी विषयों को और बोर्ड एग्जाम से पहले तक कवर अप कर लेंगे, लेकिन उसी में आपका धैर्य और आपका साथ बहुत ही ज़रूरी है। हमारी एक पूरी टीम है जिसमें हम बेहतर से बेहतर अध्यापक एवं बेहतर से बेहतर कंटेंट लेकर आएंगे, और उसी को लेकर आज हम सामाजिक विज्ञान की ये पुस्तक का प्रथम अध्याय पढ़ने जा रहे हैं। चलिए बिना कोई समय गंवाए और आपका कीमती समय जाहिर किए बिना अब हम शुरू करने जा रहे हैं। तो लेट्स गो फ्रेंड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कुछ बातें हैं जो आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे कि आप क्लास 10th में हो, तो क्लास 10th के स्टूडेंट की सबसे बड़ी बात तो यह होती है कि उसे ध्यान रखना होता है, उसे मल्टी डायमेंशनल सोचना होता है। मल्टी डायमेंशनल का मतलब हो गया कि उसे न केवल फैक्ट्स रखना होता है और ना ही कुछ विचारों को संजो के रखना होता है, बल्कि उसे अनेकानेक विचारों को संजो कर और फैक्ट्स को उसमें मिलाकर अपनी आंसर राइटिंग करनी होती है। जैसे कि आप अगर साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के अंदर आप फैक्ट्स या फिर पॉइंट टू पॉइंट लिखना ज़्यादा पसंद करेंगे और टीचर्स भी वही ज़्यादा पसंद करेंगे। लेकिन जब आप एसएसटी पढ़ते हो तो उसमें विचारों का एक प्रवाह होता है, मतलब कि आप उस टॉपिक को लेकर आपकी क्या राय है, सबसे महत्वपूर्ण बात वह आती है। आप ज्योग्राफी की बात करेंगे तो सभी की अपनी अपनी लैंग्वेज होती है। जैसे किसी से पूछ लिया जाए कि भैया पर्वत पर्वत क्या होता है, व्हाट इज माउंटेन, तो सभी अपनी अपनी राय रखेंगे कि भैया ऊंचा सा स्थान होगा या फिर धरातल से उठा हुआ ऐसा भौगोलिक क्षेत्र जिसमें बहुत सारी चट्टानें पाई जाती होगी। तो सभी का अपना अपना एक तरीका होता है। और अगर पुस्तक की बात करें, एनसीईआरटी बुक्स की अगर बात करें, तो यही परिभाषा लिखी जाएगी कि धरातल से उठा हुआ वह भाग जिसका आधार बड़ा और जिसका शीर्ष जो है वो संकरा हो तथा वह समुद्री तल से ऊंचाई पर हो, पर्वत कहलाता है। तो यही सलाह करती है, यही जो रणनीति है वो आपको अपनानी होती है। उसी के मुहिम को और इसी सोच के साथ हम ये अध्याय शुरू करने जा रहे हैं। तो खासकर आपको ये ध्यान रखना होता है कि सबसे पहले तो आप उस टॉपिक के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा सोचें, ज़्यादा से ज़्यादा विचारों को साझा करें। सामाजिक विज्ञान वह क्षेत्र होता है जिसके अंदर आपको अपने विचारों को दूसरों के साथ साझा करना होता है, तो उनके विचारों को भी अपने साथ संजो के रखना होता है। चलिए फिर शुरू करते हैं हम आज का ये अध्याय, संसाधन एवं विकास। संसाधन, रिसोर्सेज। पृथ्वी से हमें जानी अनजानी बहुत सारी चीजें हमें ऐसे मिलती रहती है। न केवल पृथ्वी से या अपने आसपास के वातावरण से, वायुमंडल से, ब्रह्मांड से हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है। लेकिन उसे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के काम के लिए अगर अपने पास प्रौद्योगिकी है, अपने पास संस्थाएं हैं, तो अपने जीवन को हम सुलभ बना सकते हैं। लेकिन अगर वो अपने आसपास मौजूद है, अपने पास कोई टेक्नोलॉजी नहीं है, और अगर टेक्नोलॉजी है तो उसे सुसंगत रूप से काम में लेने के लिए संस्थाएं नहीं है, तो वो व्यर्थ है। पड़ा रहना उनका व्यर्थ है, ढूंढ पाना उनका व्यर्थ है। जैसे बहुत समय तक हमारे पास वायु उपलब्ध थी, पवन ऊर्जा जिसे हम बोलते हैं, पवन ऊर्जा उपलब्ध थी। वर्तमान समय में भी उसका पूर्ण रूपेण उपयोग नहीं हुआ है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जैसे जैसे हमारी प्रौद्योगिकी और अपनी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, जैसे हमारे साइंस और टेक आगे बढ़ता जा रहा है, हम उसका उपयोग दिन ब दिन बेहतर करते जा रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से संसाधन वे होते हैं जो कि हमें मिलते हैं इसी पृथ्वी से, इसी वायुमंडल से, इसी परिमंडल से है। लेकिन हम अपनी तरीके से कुछ एफर्ट लगाकर, कुछ प्रौद्योगिकी, कुछ टेक्नोलॉजी लगाकर उन्हें संस्थाओं में रूपांतरित करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उसे
संभाव्य बनाए। और महत्वपूर्ण बात यह आ जाती है कि वह अपने समाज में सांस्कृतिक रूप से भी मूल्यवान हो। जैसे कि कुछ हिंदू समाज में हम देख सकते हैं बहुत तो ही ज्यादा मान्य होता है प्रोटीन, जो अपनी सेहत को बढ़ाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण पोषक तत्व होता है। लेकिन जैसे मांस मच्छी या नॉन वेज, अगर मैं एक वर्ड में कहूँ, नॉन वेज अगर आप खाते हो तो उसमें सबसे ज्यादा प्रोटीन मिलता है, लेकिन हिंदू धर्म में वह सांस्कृतिक रूप से मान्य नहीं है। तो प्रोटीन को पाने के लिए हम दूसरे कुछ ऐसे खनिजों की दूसरे ऐसे पदार्थों की खोज करेंगे जिसमें प्रोटीन ज्यादा मात्रा में हो। तो मीनवाइल अगर हम किसी चीज को उपयोग में लेना चाहते हैं तो उसके पीछे बहुत सारी प्रौद्योगिकी होनी चाहिए, बहुत सारे जो है अपनी क्रियाकलाप होनी चाहिए, बहुत सारी संस्थाएं होती है, अपने नैतिक और सामाजिक मूल्य भी होते हैं। उन सबको मिलाकर एक संसाधन बनता है। पूर्ण रूपेण एक मनुष्य भी स्वयं एक संसाधन है। जैसे इसके उदाहरण में मैं कुछ बताना चाहूंगा। मेरे एक अजीज मित्र हैं जिनके पिताजी अध्यापक हैं। तो हमारी मित्रता काफी सालों से रही है, लेकिन तब तक हम सिर्फ बातें करने, बाहर घूमने, खेलने कूदने आदि के एक दूसरे के साथ समय बिताने में ज्यादा खुश रहते थे। लेकिन जैसे अब वो बड़े, हम बड़े हुए, उनके पिताजी ने उन्हें स्कूल की कॉपीज, आमतौर पर ऐसे नहीं करना चाहिए लेकिन होता है कि उन्हें कॉपी चेक करने के लिए दी गई। अब उन्होंने भी मुझे इसी काम के लिए बुलाया घर पे कि आज वो बातचीत करते हैं, कुछ देर बैठते हैं। जैसे बैठे रहे तो वो कॉपी मुझे भी थमा दी गई। अब ठीक है, अपना वही हाथ इसमें थोड़ा अच्छा है तो अपन ने उसकी हेल्प कर दी और जल्दी कॉपी चेक हो गई। मीनवाइल हम पहले फ्रेंड्स थे, लेकिन अपनी तरीके से कुछ एफर्ट लगाकर, कुछ टेक्नोलॉजी यूज कर कर, और दोस्ती का वास्ता कह सकते हैं, फ्रेंडशिप जिसे बोलते हैं, दोस्ती का वास्ता देकर हमें ये कहा गया कि आप भी हेल्प कीजिए ताकि हम ये जल्दी से निपटा सके और अपने बाहर ज्यादा समय व्यतीत कर सके। तो अपनी तरीके से कुछ एफर्ट लगाना और सही डायरेक्शन में लगाना, यही संसाधन को अपने विकास के लिए ज्यादा भावी बनाती है। आपको ज्यादा समय व्यतीत न करके कुछ छोटी छोटी टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको हम समझ लें और एक्सपेंडेडली समझ लें तो बेहतर रहता है। संसाधन अब आपको समझ में आ गया होगा कि होते वही खनिज है। संसाधन सीधे सीधे हमें पृथ्वी से या वायुमंडल से या परिमंडल से प्राप्त नहीं होते हैं, उन्हें अपनी तरीके से कुछ एफर्ट, कुछ टेक्नोलॉजी लगाकर अपने उपयोग के लिए बनाना पड़ता है। ठीक है। और जो संसाधन है उन्हें, उनका वर्गीकरण अनेक अनेक आधार पर किया जाता है। जैसे कि उनकी उत्पत्ति के आधार पर, उनके विकास के स्तर के आधार पर, उनकी भव्यता, उनके भंडारण के आधार पर। तो निरंतर उनमें कुछ ना कुछ बदलाव होता रहता है। जैसे कि किसी चीज का शुरू में कुछ उपयोग होता है, धीरे धीरे उनका उपयोग बदलने लगता है। शुरू में हम पानी को पीने के लिए, यानी अपने जीवन का मूल आधार माना जाता है, अब भी है, पीने के लिए यूज में लिया जाता है, लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग अलग, जो ज्वारीय ऊर्जा का अलग उपयोग करने लग गए हैं, उसी से हम विद्युत ऊर्जा का निर्माण करने लग गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जाएगी हम उसका अलग अलग रूपों में उसका उपयोग करने लगेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ आधार पर उनका संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का वर्गीकरण करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन दो प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन एवं अजैव संसाधन। ये तो छोटी क्लासेस से आप सभी पढ़ते ही आए हैं, वैसे इनके बारे में ज्यादा कुछ तो क्या बताएं, लेकिन ठीक रहेगा थोड़ा बहुत बता देते हैं। एक जीव और निर्जीव, सजीव और निर्जीव, ये दो शब्द आप निरंतर सुनते ही आए हैं। सजीव जिसका मतलब हो गया कि जिसमें जीवन व्याप्त हो, जो जिसका विकास, जिसकी वृद्धि वह स्वयं कर रहा हो, सजीव कहलाते हैं। तो जिसमें जीवन या जीवन व्याप्त हो, जैव संसाधन कहलाते हैं। जैसे मनुष्य, मैंने पहले आपको बताया था सॉरी, कि मनुष्य खुद एक संसाधन है। उसी प्रकार जीव और दूसरे जीव हो सकते हैं, पेड़ पौधे हो सकते हैं, वो जो जीवाणु हो सकते हैं, ये सभी जैव संसाधन है जिनको अपने उपयोग में लेने के लिए हमें कुछ प्रौद्योगिकी, यानी कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ अपनी तरीके से एफर्ट्स लगाने होते हैं। जैसे बेल, बेल जो जीव होता है, गाय टाइप, गाय का पुलिंग। तो बैल को हम खेत जोतने के लिए,
कुछ खींचने के लिए या फिर ज्यादा बल लगाने के लिए काम में लेते हैं। ठीक उसी प्रकार जैसे मनुष्य भी कुछ ना कुछ उन जीवों के काम आता है, तो वो एक दूसरे के संपूरक है और एक दूसरे के लिए संसाधन है। अजैव संसाधन जिनमें जो निर्जीव हो, जिनमें जीवन व्याप्त ना हो, जैसे कि कोयला। कोयला हमें मिलता पृथ्वी से ही है, लेकिन हम सीधे उसे उपयोग नहीं ले सकते हैं। आपने देखा भी होगा, उन्हें कुछ रूपांतरित करके हम काम में लेते हैं। हीरा हुआ, ये हमें पृथ्वी से ही मिलते हैं, लेकिन उन्हें कुछ रूपांतरित करके और अपने उपयोग के अनुरूप ढालकर ही हम उन्हें काम में लेते हैं। उसके आगे हम बात करते हैं नवीकरणीय योग्य जो है समापितता के आधार पर, यानी कि वह कब तक अपने उपयोग के लिए बने रहेंगे, यानी उसकी समाप्त जो उसका वितरण कब तक हमारे बीच रहेगा, उसके आधार पर हम उन्हें दो भागों में बांटते हैं, नवीकरणीय योग्य संसाधन एवं अनवीकरणीय योग्य संसाधन। कहने का मतलब ये है कि कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन्हें हम एक बार उपयोग में ले लें, लेकिन उपयोग में लेने के बाद उन्हें पुनः चक्रित करके दोबारा उपयोग में भी ठीक वैसे ही लिया जा सकता है जैसे हमने शुरू में उसे स्टार्ट किया, प्रयोग में लेना स्टार्ट किया था। अनवीकरणीय योग्य संसाधन, जैसे कि हमने उसे काम में तो ले लिया, लेकिन जब हम उसे बदलना चाहेंगे, उसे रूपांतरित करके ठीक उसी वे में लेना चाहेंगे जैसे हमने उसे शुरू में काम में लिया था, तो अनवीकरणीय संसाधन हमें वह ठीक उसी प्रकार नहीं मिल सकते। जैसे कि प्लास्टिक, हमें जब साइंस पढ़ी होती है उसमें 4R सिद्धांत पढ़ते हैं, रिसाइकल, जो पुनर्चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक इसी प्रकार से जिनको पुनः चक्रित करके यानी उसे रूपांतरित करके, जैसे आप देखते हैं लोहे को पिघलाकर अलग अलग रूपों में ढाला जा सकता है। अगर हम उसे एक रूप में बनाकर, जैसे लोटे को पिघालकर कुछ और बना ले, लोहे का कुछ लोटा होता है, उसे पिघलाकर कुछ दूसरे रूप में डालें, फिर उसे पिघलाकर वापस उसी रूप में ला सकते हैं, वे हो गए नवीकरणीय संसाधन। जिन्हें दोबारा नहीं बनाया जा सकता वे अनवीकरणीय संसाधन। फिर स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व का मतलब हो गया कि उस पर अधिकार किसका है, किसी संसाधन पर अधिकार किसका है। मूल रूप से तो हमने शुरू में बात की कि वह अपने वायुमंडल में, अपने परिमंडल में या फिर इस पृथ्वी के भूगर्भ में ही समाये हुए हैं। तो मुख्य रूप से तो ये हुआ, जैसे हमारे आसपास होता रहता है कि जिसके हाथ जिसकी लाठी उसी की भैंस, जिसने उसको निकाला ये संसाधन उसी के हो गए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। इनमें कुछ प्रतिबंधताएं होती है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे आप धीरे धीरे बड़े होते हो, आपको घर से पता चलता है कि अपने अधिकार में इतने क्षेत्र आता है, मतलब अपने पिताजी के इतनी भूमि आती है, अपने इतनी जो फ्लैट है वगैरह वगैरह। आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आपको ये सब पता चलता है। लेकिन जब आप पूछोगे अपने पिताजी से कि पिताजी आपको ये कहाँ से मिली, तो वो बताएंगे या तो उन्हें विरासत में मिली है या उन्होंने किसी से खरीदी है। जैसे आप उस जमीन में कभी गए और वहां पर आपने खुदाई की, बाई चांस आपने खुदाई की, तो वहां आपको एक, फिल्मों में आपने देखा होगा, सोने का मटका मिला होगा या कुछ हीरे जवाहरात का एक मटका मिल गया। होता तो नहीं है रियलिटी में, लेकिन मान लो अगर वो मिला हो तो उस पर अधिकार किसका होगा? तकनीकी रूप से तो वह आपका ही होना चाहिए, क्योंकि आपके ही अधिकार क्षेत्र में वह मिला हो, लेकिन उस पर कुछ प्रतिबंधताएं होती है, वह आपको सरकार को सौंपना होता है, क्योंकि ये पुरातात्विक विभाग के अंदर में आता है। तो स्वामित्व के आधार पर ये 4 प्रकार के होते हैं: व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन एवं अंतरराष्ट्रीय संसाधन। व्यक्तिगत का तो मैंने आपको शुरू में बता दिया कि जैसे कि आपके नाम पे कुछ भूमि हो गई, कुछ भूमि का टुकड़ा हो गया, घर हो गया, मकान, दुकान हो गई, ये सभी व्यक्तिगत संसाधन होते हैं। सामुदायिक संसाधन जैसे कि गोचर भूमि हो गई, शमशान भूमि होगी, जिसपे एक व्यक्तियों के समूह का हो सकता है, आपके मोहल्ले का हो सकता है, सभी गांव वाले का हो सकता है, एक किसी पर्टिकुलर धर्म का, जैसे अपनी जो क्षेत्र में है काफी ये धार्मिक जो आधार पर भूमि का बंटवारा होने लगा है। शमशान भूमि आपने देखी होगी कि मुस्लिम लोगों के लिए तो ठीक कब्रिस्तान अलग ही होता है और हिंदुओं के लिए अलग होता है, जिसमें भी आप देखोगे कि अलग अलग जाति के अलग अलग होता है। और फिर उनमें समुदायों के आधार पर संसाधनों का बंटवारा किया जाता है। फिर आता है राष्ट्रीय संसाधन।
अब राष्ट्रीय संसाधन में आप देखोगे कि जो भौतिक क्षेत्र में, जैसे भारत की बात कर ले तो मैं भारत के भौगोलिक क्षेत्र में जितना आएगा वो भारतीय सरकार या भारत की जो सरकार है उसी के अंडर में आएगा। लेकिन ये तो आ गया समतल पर। अब अगर स्थलीय भाग पर अगर हम जलीय भाग की बात करते हैं तो उसमें उसके पैमाने अलग अलग होते हैं। मतलब एक जलीय भूमि पर किसका अधिकार होगा या उसमें पाए जाने वाले संसाधनों पर किसका अधिकार होगा, ये सब जो डिसीजन है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लिए जाते हैं। इसका एक संगठन होता है। अब अगर हम बात कर लेते हैं, हाँ सबसे पहले मैं बता दे सॉरी, सबसे पहले तो एक कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। हमने बचपन में सुना होगा, माएँ कहती है कि मेरे लल्ला का तो मुंह एकदम गोल मटोल है, या फिर पृथ्वी गोल है। तो आप अगर सामाजिक विज्ञान पढ़ रहे हो तो मैंने कहा कि आपको उसी के अनुसार आपको सोचना होता है। उसके कुछ पैमाने होते हैं, अपना अपना नजरिया होता है। तो उसी के चलते मैं कुछ टॉपिक्स है, छोटी बातें हैं वो शेयर करना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैंने कहा कि जैसे माएँ कहती है मेरे बच्चे का मुंह है गोल मटोला है, तो गोल मटोल कैसे हो सकता है? आप ही देख के सोच सकते हैं कि उसकी नाक आती है, यहाँ से नाक आती है, फिर मुंह आ जाता है जो अंदर की तरह दशा होता है, फिर जो ठुड्डी आती है वो थोड़ी बाहर आती है, फिर आप नीचे गले की तरफ जाती हो तो वो बहुत ज्यादा अंदर की तरफ चला जाता है, तो वो गोल तो नहीं हुआ। लेकिन वो अज्यूम कर लिया जाता है, एक व्यापक स्तर पर वो पैमाना मान लिया जाता है कि उसका मुंह गोल मटोल है। पृथ्वी की बात कर लेते हैं तो पृथ्वी पर जैसे मैंने कुछ स्थलाकृतियों की चर्चा की है, जिसमें ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, कुछ पठार है, समतल भूमि भी है, कुछ गहरे गृत गड्ढे भी है जिसपे पानी भी मिलता है, जिसपे चट्टाने भी मिलती है। तो इसका मतलब तो वो उबड़ खाबड़ हुई, गोल तो नहीं हुई, या फिर अंडाकार भी नहीं हुई। तो फिर पृथ्वी का आकार कैसा है? तो व्यापक स्तर पर उसको मान लिया जाता है कि वह अंडाकार है। एक जो है, आप मान लीजिए कि ऐसी पृथ्वी है, ऐसी पृथ्वी है, तो फिर उसको एक व्यापक स्तर पर मान लिया जाता है कि हाँ इसके बाहर की भूमि नहीं आएगी, इसी के अंदर की ही भूमि आएगी, तब वह गोलाकार या अंडाकार होती है। मैंने ये आपको बात क्यों बताई? जब आप पढ़ोगे स्थलीय जो राष्ट्रीय संसाधन की अगर आप पढ़ोगे तो धीरे धीरे आपको पता लगने लग जाएगा कि इस इन चीजों का महत्व कितना आता है। जब आप इंडिया का मैप देखते हो तो ये ऐसे बना हुआ मिलता है आपको, ऐसे बना हुआ मिलता है। तो इसका आकार जो है उबड़ खाबड़ हुआ। अब तटीय रेखा अगर बात करेंगे तो ऐसे तो नहीं है कि अगर आप यहां से मापना चाहते हो तो सबसे पहले इस कोने से मापोगे, फिर यहां मापना चाहते हो तो अंदर वाले कोने पे आ जाओगे। ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि हर एक के बाद आपका पैमाना बदलता रहेगा। जब आप स्थलीय जो जलीय रेखा नीचे वाली मापोगे तो ऐसा एक पैमाना मान लिया जाता है। ये जो पैमाने होते हैं वो एक सीधी समतल तटीय रेखा मान ली जाती है। हालांकि वो इसलिए किया जाता है ताकि इसमें ज्यादा जिग जैग ना हो यानी वह रेखा उबड़ खाबड़ ना हो। अब यहां से उसका पैमाना माना जाता है। अब पैमाने पे इनको मापने के लिए समुद्री मील, नॉटिकल मील जिसको हम बोलते हैं, वो काम में लेते हैं। एक नॉटिकल मील में, एक समुद्री मील में 1.854 जो है किलोमीटर होता है। यानी यह अपनी किलोमीटर से लगभग पौनी 2 गुना होता है एक समुद्री मील। तो लगभग 12 नॉटिकल मील तक, जो 12 नॉटिकल मील है उस तक उसी देश का अधिकार होता है जिसकी तट रेखा से वह 12 किलोमीटर तक वह क्षेत्र आता है। फिर उससे आगे 12 किलोमीटर, यानी कि शुरू से पूरा हो गया 24 किलोमीटर। 24 किलोमीटर तक होता उसी का अधिकार है, लेकिन इनमें कुछ प्रतिबंधताएं अलग हो जाती है। अगर शुरू के 12 किलोमीटर में कोई भी खनिज या संसाधन तो क्या, खनिज या लवण या तेल पाए जाते हैं, तेलीय पदार्थ पाए जाते हैं, तो उस पर सीधा सीधा अधिकार उसी देश का होता है, उसी कंट्री का होता है। तो वह वहां से निर्बाध रूप से उन्हीं खनिजों का उपभोग कर सकते हैं, उन्हीं तेल पदार्थों को अपने उपयोग के लिए काम में ले सकते हैं। कुछ और प्रतिबंधताएं भी होती है। मान लीजिए किसी दूसरे देश का यान उसी
एरिया में आ जाता है, या आप जहाज जो पानी में चलने वाले उनको मार सकते हो, जो हवा में चलने वाले हैं उनको भी मार सकते हो, तो वो उन पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। इवन उनको मिसाइल या फिर कुछ भी आक्रमण करके उन्हें गिरा भी सकते हैं, इस तरह बूद भी कर सकते हैं। ये अधिकार उस देश के पास होता है। लेकिन जब आप शुरू के 24 किलोमीटर यानी 12 से 12 के बीच में जब आप होते हो, कहने का मतलब है कि शुरू के 12 फिर उसके बाद 12, जब आप इस एरिया में होते हो तब आप सिर्फ उनको चेतावनी दे सकते हो। हालांकि यहाँ से निकलने वाले खनिज पदार्थों को या फिर तेलीय पदार्थों को आप अपने उपयोग में ले सकते हो। इसके लिए भी आपको किसी भी अलोवेंस की आवश्यकता नहीं होती है, मतलब किसी भी अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन उसके बाद में जो आ जाता है वो बाह्य अपवर्जक क्षेत्र आ जाता है, यानी जिसको हम एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं, यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र बोलते हैं। ये जो आ जाती है इसमें किसी भी देश को कोई भी खनिज या फिर तेलीय पदार्थ या निकलने वहां से निकलने वाले कुछ भी पदार्थ अगर आपको चाहिए हो, या वहां कुछ भी खोजबीन आपको करनी हो, तो उसके लिए आपको अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से अनुमति लेनी होती है। अगर वो चाहे तो आपको अनुमति दे सकते हैं, या फिर दो या दो से अधिक देशों को एक साथ वहां खुदाई करने के लिए भी आपको अनुमति मिल सकती है। तो उसे बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। उसमें मिलने वाले संसाधनों को अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों में क्या फर्क होता है। और मुख्यतः ये जो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन होते हैं वो आपको जलीय क्षेत्र में ही पाए जाएंगे, क्योंकि स्थलीय भाग पर तो मुख्यतः उसी देश का या फिर उसी राज्य का या फिर उन्हीं राज्यों के समूहों का अधिकार होता है जिसमें वे पाए जाते हैं। तो इंडिया का अगर आप मैप देखोगे तो जैसा कि इसमें एक छोटा सा बॉक्स बनाकर ये आप जैसे देखोगे, ये जो बॉक्स बनाकर ये आपको दिखाया गया है, इसमें कुछ पूछा जा रहा है। अगर आप ढंग से देखोगे इसमें कुछ पूछा जा रहा है कि क्या आप जानते हैं भारत के पास अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र से दूर हिंद महासागर की तलहटी से मैंगनीज ग्रंथियों का खनन करने का अधिकार है। ये अधिकार हमें क्यों है? आपने जैसे अगर इंडिया का मैप देखा हो ढंग से, इंडिया का मैप अगर आपने ढंग से देखा हो तो यहाँ और यहाँ लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार जो द्वीप समूह है वे आपको यहाँ मिल जाएंगे। इन्हीं के चलते, क्योंकि यह स्थलीय क्षेत्र हो गया, इन्हीं के चलते आपको इनके आसपास का जो 24 किलोमीटर तक का दायरा है और इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, वहां पे आपको खनन करने का, वहां से जितने भी खनिज एवं तेलीय पदार्थ है, लवण है, वो आपको प्राप्त करने का अधिकार है। ठीक यही यहाँ होता है। श्रीलंका के जो परिप्रेक्ष्य में अगर अपन देखें तो उसमें कुछ अलग प्रतिबंधताएं आ जाती है, क्योंकि श्रीलंका में हमारे बहुत ही नजदीक आ जाता है, या बांग्लादेश है वो भी बहुत नजदीक आ जाता है। वो दोनों देशों की सहमति से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कुछ निर्धारित करती है, कुछ एरिया निर्धारित करती है, कुछ सीमाएं निर्धारित करती है, जिनसे हम वह खनिज या तेलीय पदार्थ निकाल सकते हैं और उन्हें अपने उपयोग के लिए काम में ले सकते हैं। आई होप ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन और राष्ट्रीय संसाधन आप समझ चुके होंगे। फिर आता है विकास के स्तर के आधार पर। इन्हें समझने के लिए आपको सबसे पहले तो हर एक बात पे गौर करना बहुत जरूरी होगा, क्योंकि पहले में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में कुछ फैक्ट्स थे और कुछ छोटी छोटी सीमाएं थी जो आपको समझनी होती थी। लेकिन जब आप विकास के स्तर के आधार पर इन चारों भागों को देखोगे तो आपको इनमें कुछ न कुछ समानताएं दिखती हुई दिखाई देगी। लेकिन जब आप गहराई में और थोड़ा सा अपने विचारों को और ज्यादा वाइड व्यापक रूप से करके देखोगे तब आपको पता चलेगा कि इनमें भिन्नताएं, डिफरेंसेस क्या है, व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन ऑल फोर पार्ट्स ऑफ दिस रिसोर्सेज। चलो देखते हैं फिर संभावी संसाधन। सबसे पहले आपको बता देता हूँ संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार
एवं संचित कोष, ये 4 इसके पार्ट है जो कि विकास के स्तर के आधार पर इन संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, मैं सबसे पहले संभावी संसाधन की बात कर लेता हूँ। संभावी संसाधन का मतलब हो गया कि किसी भी क्षेत्र में, किसी खास पर्टिकुलर भौगोलिक क्षेत्र में आप किसी भी संसाधन के होने की संभावना व्यक्त कर रहे हो, मतलब आपको ऐसा लगता है कि वहां वह संसाधन है, कुछ खनिज पाए जा रहे हैं, लेकिन उनको उपयोग करने के लिए आपके पास उचित प्रौद्योगिकी एवं या फिर प्रौद्योगिकी है लेकिन संस्थाएं नहीं है, या फिर पूर्ण नियोजन नहीं है, तो इन्हीं के चलते आप उनको उपयोग में नहीं ले पा रहे हो। जैसे कि कुछ समय तक राजस्थान के क्षेत्र में सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा अत्यधिक मात्रा में पाई जा सकती है और पाई जा रही है, क्योंकि ये तो राजस्थान का भौगोलिक जो वर्गीकरण है वो इसी प्रकार है कि वह कर्क रेखा के एकदम नजदीक है, जिसके लिए वहां पर, जिसकी वजह से वहां पर सौर ऊर्जा अधिक मात्रा में और पवन ऊर्जा भी अत्यधिक मात्रा में आपको मिल जाएगी। लेकिन उसका समुचित रूप से उपयोग करने के लिए हमारे पास न तो प्रौद्योगिकी है और ना ही और ना ही वहां पर उनका उपयोग करने के लिए संस्थाएं पाई गई है। तो वे हो गए संभावी संसाधन। कहने का मतलब है कि वे संसाधन वहां, संसाधनों के पाने की वहां संभावना तो है, लेकिन उन्हें उपयोग में लेने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। फिर आता है विकसित संसाधन। विकसित संसाधन का मतलब हो गया कि ऐसे संसाधन जिनको हमने खोज लिया है तथा उनको, उन खनिजों को खोज लिया है, उन संसाधनों को खोज लिया है तथा उन्हें अपने उपयोग के लिए रूपांतरित करने के लिए हमारे पास उचित प्रौद्योगिकी भी है एवं उन प्रौद्योगिकी को सही नियोजन करने के लिए हमारे पास संस्थाएं भी उपलब्ध है। कहने का मतलब है आज उन्हें हम सही रूप में उपयोग में भी ले रहे हैं। जैसे कि आप आयरन और अन्य प्रकार के खनिज तेलीय पदार्थ देख सकते हैं जिन्हें हम आज उपयोग में ले रहे हैं। जैसे कि झारखंड से हमें बहुत मात्रा में जो है खनिज प्राप्त होते हैं, वहां से ये जो आयरन है, तांबा है और कोयला है, कॉपर है, वो हमें झारखंड के कुछ एरिया से या छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया से प्राप्त होते हैं। और ऐसे ही हमें निरंतर रूप से अलग अलग क्षेत्रों से कुछ ना कुछ प्राप्त होता रहता है और उन्हें हम उपयोग में ले रहे हैं। वे हो गए विकसित संसाधन। भंडार और संचित कोष में बहुत सा फर्क आपको नजर आएगा। अगर आप इनको एक एक लाइन को अगर गौर से पढ़ोगे तब आपको मैं दिखा देता हूं कि पर्यावरण में उपलब्ध वे पदार्थ जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में उसकी पहुंच से बाहर है। यही बात हमने संभावी संसाधन में पढ़ी थी, लेकिन उसमें फर्क था कि हमने वहां संभावनाएं तो व्यक्त की थी, हमारे पास प्रौद्योगिकी थी ही नहीं, और संभावी संसाधन में हमने उसका कोई भी एक छोटा अंश भी उपयोग में नहीं लिया था। लेकिन भंडारण में आप अगर ध्यान से पढ़ोगे हमारे पहुंच से बाहर है, भंडार में शामिल है। उदाहरण के लिए जल 2 गैसों का। अब अगर इसी में हम देखें कि जल 2 गैसों का एक समूह होता है, यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का एक यौगिक है। हम जल का उपयोग तो कर रहे हैं, हम जल का उपयोग अपने जो जीवन में, जो जीवन का मूल आधार माना जाता है, जो है ऊर्जा का एक स्रोत है, उसे हम उपयोग में ले रहे हैं जल का, और अलग उपयोग भी हम ले रहे हैं। लेकिन क्या हमने उससे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया है? जैसे कि आजकल हमारे देश में जो है ये प्रौद्योगिकी और ये विचार जो चल रहा है कि हम हाइड्रोजनिक जो ऊर्जा है उसी के आधार पर साधनों, जैसे बाइक, इलेक्ट्रॉनिक साधनों जो आजकल इलेक्ट्रॉनिक आ चुके हैं, उन साधनों को हाइड्रोजनिक बनाकर उपयोग में ले, ताकि जो ये सस्ता हो और ज्यादा से ज्यादा उपयोग में लाया जा सके। लेकिन अभी तक ये ऐसी प्रौद्योगिकी आई नहीं है, लेकिन हमने इनका भंडारण किया है, जल का हमने भंडारण किया है। जो संभावी संसाधन थे उनको हमने देख लिया, उन्हें ना तो हमने भंडार किया, न उन्हें खोज कर निकाला और उन्हें उपयोग में लेने तक अभी तक कुछ काम शुरू किया। ठीक है, तो भंडारण का मतलब ये हो गया कि आपने उनको एक निकाल कर और रख लिया, फिर उन पर खोज जारी कर दी, शुरू कर दिया है, लेकिन उसका कुछ हिस्सा अपने उपयोग में अभी भी लेना शुरू कर रखा है।
परंतु इस उद्देश्य से इसका उपयोग करने के लिए हमारे पास उन्नत तकनीक ज्ञान नहीं है। मतलब हम उसका उपयोग तो कर रहे हैं, लेकिन दूसरे उद्देश्य से उन्हें उपयोग में करने के लिए हमारे पास प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं है। मतलब एक ही खनिज का, एक ही वस्तु का हमने दूसरे उद्देश्य के लिए, किसी दूसरे उद्देश्य के लिए उपयोग में लेना चाह रहे हैं, जिसके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। फिर इसमें और मैंने बताया था कि संचित कोष में भी आपको अंतर दिखाई देगा। यह संसाधन भंडार का ही हिस्सा है, यानी संचित कोष जो है वो भंडार का ही हिस्सा है, लेकिन जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में नहीं लाया जा सकता, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। यानी भंडारण का हमने जो उपयोग है वो किसी एक उद्देश्य के लिए प्रारंभ कर दिया है, लेकिन संचित कोष में हम ना तो उसका उपयोग शुरू कर पाए हैं, और हालांकि हमने उसके तरफ कदम बढ़ा लिए हैं। जैसे कि थोरियम जो है हमारे जो दक्षिणी भारत के जो दक्षिणी हिस्सों में बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, और आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे 11th की साइंस स्ट्रीम में जाओगे तो आप पढ़ोगे कि थोरियम जो है वो एक रेडियो एक्टिव तत्व है, और रेडियो एक्टिव तत्वों का अपने जीवन में क्या महत्व है वो आपको धीरे धीरे पता लग जाएगा। तो जो थोरियम जो है वो हमने खोज तो लिया, लेकिन उसके उपयोग के लिए हमारे पास न तो कोई प्रौद्योगिकी है, ना ही संस्थाएं हैं। तो हम उसका उपयोग तो करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें उपयोग करने का जो वे है, जो तरीका है, वो हमारे पास तो है नहीं। ठीक है, तो हम उसे संचित करके रखेंगे। संभावित संसाधनों को हमने संचित नहीं किया था, हमने उसका जो आंकलन कर लिया था कि यहाँ कुछ ना कुछ पाया जा सकता है और हम उसका उपयोग कर सकते हैं। तो हम पहले उसे खोजेंगे, फिर उनका आंकलन करेंगे, और फिर उनके लिए प्रौद्योगिक बनाने का काम शुरू करेंगे। तो ये एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन इसको हमने देख भी लिया, उनका आंकलन भी कर लिया, उन्हें ढूंढ भी लिया। अब हमें जो हमारे कदम जो है उसकी प्रौद्योगिकी और संस्थाओं की तरफ चल चुके हैं। ठीक है, जैसे कि नदियों के जल को विद्युत पैदा करने के काम में लिया जा सकता है। ज्वारीय ऊर्जा आपने देखी होगी, ज्वार और जो भाटा आता है वो हम आगे कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे। तो उनका उपयोग हम विद्युत उत्पादन में कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे टर्बाइनर जो है जो धीरे धीरे बन रहे हैं हालांकि, लेकिन अभी तक पूर्ण रूप में प्रौद्योगिकी उपलब्ध नहीं हो पाई है। तो आप समझ चुके होंगे कि भंडारण और संचित कोष में क्या फर्क है। ठीक है, तो जितने टॉपिक्स आज हमसे हो पाए वो हमने कर लिए हैं, और आगे के टॉपिक्स हम अपनी अगली वीडियो में करेंगे। अब जाते जाते कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और शेयर ही करूँगा, क्योंकि एक टीचर का काम पढ़ाना और अपने विचारों को स्टूडेंट्स के समक्ष रखना होता है, लेकिन उन्हीं विचारों को स्टूडेंट्स किस रूप में देखेंगे ये उन पर डिपेंड करेगा। और जैसे मैं शुरू में मैंने कहा कि जो सामाजिक विज्ञान है वह विचारों का एक प्रवाह होता है, जिसमें आपके पास अनेकानेक विचार आने चाहिए कि किसी भी चीज को देखने का नजरिया क्या क्या हो सकता है, वो खुद पर स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा। मेरा एक अजीज मित्र, हर बात में मित्रों को लाना जरूरी होता है क्योंकि वे हमारे जीवन का एक अहम हिस्सा होते हैं। तो अब मेरे एक अजीज मित्र ने मुझसे पूछा था कि साइंस एवं आर्ट स्ट्रीम में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन साइंस एंड आर्ट स्ट्रीम। तो मैंने कुछ सिंपल वे में, जैसे कि मेरी समझ रही, उन्हें जवाब दिया कि जो साइंस होती है वे पास्ट को देखकर, पास्ट में हुई प्रक्रियाओं को, प्रोसेस को देखकर प्रेजेंट को डिसाइड करते हैं। यानी मान लीजिए कि आपने पास्ट में देखा कि पृथ्वी ऐसे 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 बनती आई, तो अब ये ऐसी ही होनी चाहिए, इसमें आप बदलाव ना कीजिए। लेकिन जो आर्ट स्ट्रीम होती है उसमें क्या होता है, आपने पास्ट को देखा, पास्ट में हुई प्रक्रियाओं को देखा, हिस्ट्री को देखा, फिर आपने उन्हीं के आधार पर प्रेजेंट टाइम को बदलना चाहा कि पहले ऐसा था तो अब ऐसा होना चाहिए, और उसी को कर, उसी पे आप डिपेंड होकर उसी को संज्ञान लेकर, संज्ञान का मतलब है कि आपने उसी के बारे में हर नजरिए से देखने के बाद भविष्य को भी डिसाइड किया जाता है, फ्यूचर को भी डिसाइड किया जाता है। तो दिस इज द टाइप ऑफ आर्ट स्ट्रीम। आपको हर नजरिए से सोचना होता है, सभी के अपने अपने तरीके होते हैं, आप कैसे उसे लिखना चाहें, कैसे उसे एक्सप्रेस करना चाहें, ये आप पर डिपेंड करता है। तो ज्यादा से ज्यादा आप
कमेंट्स के थ्रू अपने विचारों को साझा कीजिए। मैंने क्वेश्चनिंग के लिए नहीं कहा, क्योंकि इतनी कोई क्वेरीज होती नहीं है, ये साइंस स्ट्रीम नहीं है जिसमें आप कुछ भी क्वेरी करोगे, सर आप इसका फैक्ट बताइए या फिर ये कैसे होता है। हाँ पूछ सकते हो, लेकिन अपने अपने विचार जो है वो कमेंट्स में साझा कीजिए। जैसे कि संसाधन के बारे में जो भी आपको समझ में आया छोटे वर्ड्स में, और हाँ ये जो किसी भी चीज को शॉर्ट टाइप में लिखना, उसे बड़े उसी शॉर्ट टाइप को बड़े रूप में लिखना, ये भी आपको आना चाहिए। तो जो आपके विचार है उनको आप छोटे 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 रूप में लिखकर कमेंट्स में लिख सकते हैं। जितना जितना आपका सपोर्ट मिलता जाएगा, हम उसे रूप में आगे प्रयास बढ़ाते रहेंगे। हमारा पूरा साथ आपके साथ रहेगा, लेकिन ठीक उसी प्रकार से हम आपका भी सपोर्ट चाहते हैं। सो थैंक यू गाइज, एंड कीप स्टडी। अपने विचारों को बहने दीजिए और हमारे साथ बने रहिए। हम पूरा प्रयास करेंगे कि बोर्ड एग्जाम से पहले तक ये सारे टॉपिक्स क्लियर करवा दें, ये सारे सब्जेक्ट्स भी क्लियर करवा दें, और जल्द ही हम बाकी सब्जेक्ट्स को भी लेकर आएंगे इसी चैनल पे। तो आप बने रहिए, और आपकी भी कोई डिमांड हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच, टेक केयर।